हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है 8 नवंबर 2020 और आज के 8 नवंबर 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ज़्यादा देर न करते हुए कौन सा क्वेश्चन। फर्स्ट प्रश्न है, शुरू हुआ 2 दिवसीय अभ्यास सागर कवच। 5 नवंबर 2020 को पारादीप तट पर 2 दिवसीय संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का शुभारंभ किया गया। अभ्यास ओडिशा राज्य और पश्चिम बंगाल सरकारों के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है। भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक, उड़ीसा पुलिस सहित 10 से अधिक ऐसे विभाग संयुक्त अभ्यास में शामिल हुए हैं। यह 5 और 6 नवंबर को 2 दिनों लिए आयोजित किया गया था। अब देखो समझते हैं इसके मुख्य फैक्ट क्या हो जाएंगे। सबसे पहले नंबर पे याद रखना है कि सागर कवच की यहाँ पे बात हो रही है। जब सागर कवच की यहाँ पे बात हो रही है तो सागर कवच ये आपका 2 दिवसीय एक अभ्यास था और 2 दिवसीय अभ्यास था। अगर इसकी बात करें कि ये कब शुरुआत हुआ था तो ये शुरुआत हुआ था 5 नवंबर 2020 को। अगर ये कौन से तट पे शुरुआत हुआ था तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पारादीप तट पे ये शुरुआत हुआ था। अगर पूछे कि कौन से 2 स्टेट के बीच में हुआ था तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक तो आपका उड़ीसा हो जाएगा और दूसरा आपका पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा ये संयुक्त रूप से क्या किया गया था, शुरुआत इसकी की गई थी। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब इसके बाद में अब अगर इसकी बात करें तो भारतीय नौसेना हो गया, भारतीय तटरक्षक हो गया, उड़ीसा पुलिस सहित 10 से अधिक ऐसे विभाग संयुक्त अभ्यास में शामिल थे। कुल मिला के कितने, 10 से अधिक इसमें क्या थे, विभाग शामिल हुए थे। अगर यहीं पे बात करें 2 दिवसीय था तो ये 5 नवंबर और 6 नवंबर के बीच में क्या इसका शुभारंभ हुआ, यानी कि ये अभ्यास की शुरुआत की गई। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो सागर कवच है, सागर कवच किन 2 राज्यों के बीच हुआ है तो उड़ीसा राज्य और पश्चिम बंगाल के बीच में ये अभ्यास प्रारंभ हुआ है और इसमें 10 से अधिक ऐसे विभाग हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, और कब हुआ था, 5 और 6 नवंबर को ये अभ्यास शुरू हुआ था। कौन सा अभ्यास, सागर कवच अभ्यास। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्हापुर विश्वविद्यालय ने विकसित किया UV 360 रोबोट। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवाजी विश्वविद्यालय ने एक UV 360 सैनिटाइजर मॉड्यूल रोबोट विकसित किया है। नागपुर में रखा गया रोबोट अब उन स्थानों पर कीटाणु रहित करने में प्रभावी भूमिका निभाएगा जहां पर आमतौर पर लोगों की भीड़ होती है। रोबोट का वजन 20 किलोग्राम है और यह 5 मिनट में कम समय में 100 वर्ग फुट कमरे को कीटाणु रहित पर कर सकता है। अब देखते हैं इसके मुख्य फैक्ट क्या हो जाएंगे कि कोल्हापुर जो विश्वविद्यालय है इसने अभी हाल ही में UV 360 क्या एक आपका रोबोट को लॉन्च किया है। अब अगर इसकी बात करते हैं तो ये कहाँ पे, अगर कोल्हापुर की बात हो रही तो कोल्हापुर आपका महाराष्ट्र में हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि आपको क्या याद रखना है कि कौन सा, कोल्हापुर शिवाजी विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय का नाम क्या हो जाएगा, कोल्हापुर शिवाजी विश्वविद्यालय है। यहाँ पे अभी हाल ही में UV 360 सैनिटाइजर मॉड्यूल रोबोट विकसित किया गया है। ये आप लोगों को याद रखना है। आगे समझते हैं। अब इसमें होगा क्या कि जो भी आपके उस स्थान पे कीटाणु होंगे उन सभी को ये प्रभावी करने की भूमिका को निभाएगा। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं मतलब इसकी क्या क्या खासियत है तो ये अगर रोबोट की वजन की बात करें तो इसमें कितना हो जाएगा, 20 किलोग्राम इसमें रोबोट की वजन हो जाएगा और ये कितने वर्ग फुट, 100 वर्ग फुट तक ये कीटाणु को मारने में कारगर रहेगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी कि UV 360 जो है इस रोबोट को लॉन्च किया गया तो कौन से विश्वविद्यालय ने लॉन्च किया है तो कोल्हापुर विश्वविद्यालय हो जाएगा। अगर यहीं पे बात करें कि ये इसका वजन कितना हो जाएगा तो ये 20 किलोग्राम का हो जाएगा और 100 वर्ग फुट के कमरे के दायरे में ये हो जाएगा। आगे देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। MM कुट्टी वायु गुणवत्ता आयोग के अध्यक्ष, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पूर्व सचिव डॉक्टर MM कुट्टी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए नए स्थापित आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अरविंद नौटियाल को आयोग की पूर्णकालिक सदस्य और रमेश KJ पूर्व DG IMD और IIT दिल्ली के प्रोफेसर मुकेश खरे को पूर्णकालिक तकनीकी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों इसलिए हो जाता है क्योंकि ये वायु गुणवत्ता के आयोग के अध्यक्ष किसको बना दिया गया है, MM कुट्टी को अध्यक्ष बना दिया। किसका, वायु गुणवत्ता आयोग के अध्यक्ष अभी हाल ही में किसको बना दिया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, MM कुट्टी इसके अध्यक्ष
हो जाएंगे। अच्छा, अब अगर इसकी यही बात करते हैं कि MM कुट्टी इससे पहले क्या थे, तो ये थे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पूर्व सचिव थे। कौन? MM कुट्टी। बात समझ में आ गई ना? तो अब ये आपके क्या बना दिए गए? अब बना दिए गए वायु गुणवत्ता आयोग के अध्यक्ष, इनको बना दिया गया। अगर इनके सदस्य की बात करें कि कौन कौन इसके सदस्य हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरविंद नौटियाल हो जाएगा, है अरविंद नौटियाल हो जाएगा, रमेश केजे हो जाएगा, पूर्व DG IMD हो जाएगा, और IIT दिल्ली के प्रोफेसर मुकेश खरे को पूर्णकालिक तकनीकी सदस्य में नियुक्त किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन इतना पूछा जाएगा कि वायु गुणवत्ता आयोग के अध्यक्ष अभी हाल ही में किसको नियुक्त किया गया, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? MM कुट्टी इसका आंसर हो जाएगा। ये है MM कुट्टी जो आप लोगों को इस फोटो में दिख रहे होंगे। ठीक है, देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है SCO काउंसिलिंग ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट का 20वां शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 नवंबर 2020 को आभासी रूप से आयोजित होने वाली SCO काउंसिलिंग ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट के 20वें शिखर सम्मेलन भारतीय प्रतिनिधित्व का मंडल नेतृत्व करेंगे। बैठक की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन करेंगे, और यहाँ पे यह आभासी प्रारूप में आयोजित होने वाला पहला SCO शिखर सम्मेलन होगा, और यह तीसरी बैठक है जिसमें भारत पूर्ण सदस्य के रूप में भाग लेगा। अब देखो ये आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? इंपॉर्टेंस नहीं हो जाता है क्योंकि ये जो सम्मेलन है ये एक देश से दूसरे देश के बीच में ये संबंध होने वाला, और इसके संबंध की अगर हम बात करें तो ये क्या है, इसकी अगर अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि इंडिया से कौन इसका प्रतिनिधित्व करेगा, तो ये हो जाएंगे आपके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसको कब होना है? ये 10 नवंबर 2020 को अभी होना है। ठीक है, यानी कि 10 नवंबर 2020 को ये होने वाला। और आभासी रूप से मैं आपको कई बार इस चीज़ को बता चुका हूँ। आभासी का मतलब यहाँ वर्चुअल से रिलेटेड है। ठीक है, ऑनलाइन ये चीज़ होने वाली है, आभासी का मतलब वर्चुअल होगा यहाँ पे। ठीक, बात समझ में आ गई ना? अच्छा, फिर इसके बाद अगर बात करते हैं तो ये कौन सा सम्मेलन? 20वां शिखर सम्मेलन यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे बात करते हैं, ये आभासी प्रारूप सम्मेलन है, ये होने वाला पहला SCO शिखर सम्मेलन होगा, और तीसरी बैठक ये होने वाली है जिसमें भारत पूर्ण रूप से सदस्य के रूप में भाग लेगा। बात समझ में आ गई ना? तो ये हैं भारत के प्रधानमंत्री, आप लोगों को फोटो में दिख रहा होगा। इसके बाद में समझ में आ गया ना, यानी कि SCO काउंसिलिंग के हेड्स ऑफ स्टेट्स, यानी कि हेड्स ऑफ स्टेट का 20वां शिखर सम्मेलन ये होने वाला है। अब 20वां शिखर सम्मेलन होने वाला है तो अध्यक्षता कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें रूस से कौन करेंगे, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानेंद्रो निगमोवन हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। अब देखते हैं इसमें क्या क्या फैक्ट हो जाएंगे। तो अब अगर इसकी हम बात करते हैं, फैक्ट की जब हम बात करते हैं, देख लेते हैं जरा मुख्य फैक्ट इसके क्या क्या हो जाएंगे। 1 मिनट। तो इसका क्या है, इसमें आप लोगों को ये याद रखना है कि ज्ञानेंद्रो निगमोवन हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निगमोवन उत्तर पूर्व क्षेत्र से हॉकी इंडिया के निर्विरोध पहले अध्यक्ष चुन लिए गए। सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को याद रखना है कि मणिपुर के ये रहने वाले कहाँ के? मणिपुर के हैं ज्ञानेंद्रो निगमोवन। ये इनको अभी हाल ही में क्या है कि हॉकी इंडिया के निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। बात समझ में आ गई ना? अच्छा, आगे देखते हैं। अगर यहीं पे बात करते हैं, वे मोहम्मद मुश्ताक अहमद का स्थान लेंगे जिन्हें वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बात समझ में आ गई ना? अच्छा, अगर इनकी बात करें, मोहम्मद मुश्ताक पहले इसके अध्यक्ष थे, लेकिन अब उनको उपाध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। अगर यहीं पे और बात करते हैं तो 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुने गए ज्ञानेंद्रो ने 2009 से 2014 के बीच मणिपुर हॉकी के CEO के रूप में कार्य किया है, और 1 दशक से अधिक समय से मणिपुर हॉकी से जुड़े हुए हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है, ये आपके हैं फोटो में आपको दिख रहा होगा, ज्ञानेंद्रो निगमोवन है जो अभी हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। अगर इनकी बात करते हैं तो ये करीब 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुने गए हैं, जो 2009 से 2014 के बीच में मणिपुर हॉकी के CEO के रूप में कार्य कर रहे थे। ठीक है, बात समझ में आ गया आई थिंक। तो आप लोगों को इतना याद रखना है कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष अभी हाल ही में किसको चुन लिया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानेंद्रो निगमोवन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये कितने वर्षों के लिए चुने गए हैं? तो ये 2 वर्षों के लिए लगातार
ये इनको चुना गया है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो जो साथी नए हैं उन साथी से रिक्वेस्ट है कि वो सभी लोग इस चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सब्सक्राइब भी करवाएं ताकि और लोगों को भी इससे बेनिफिट मिल सके। ठीक है, आगे देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आगे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाचा चौधरी नमामि गंगे के राजदूत के रूप में इनको मिलाया गया है। तो चाचा चौधरी ने नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन के साथ हाथ मिलाया है। यह राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण संरक्षण और कायाकल्प के प्रभावी उन्मूलन के उद्देश्यों को पूरा करेगा। डायमंड टून गंगा नदी के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को जागरूकता फैलाने के लिए चाचा चौधरी के साथ इस नई टॉकिंग कॉमिक्स का लेखन का प्रकाशन भी करेंगे। अब देखते हैं इसके मुख्य फैक्ट क्या हो जाते हैं। सबसे पहले नंबर पे चाचा चौधरी। चाचा चौधरी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होंगे, तो चाचा चौधरी की यहाँ पे बात हो रही है। चाचा चौधरी का तात्पर्य यहाँ पे क्या है, ये एक कॉमिक्स में आपको आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि चाचा चौधरी की कॉमिक्स आती, तो हम लोग बचपन में क्या करते थे, उन सभी कॉमिक्स को पढ़ते थे, उसी की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे चाचा चौधरी को नमामि गंगे के रूप में, राजदूत के रूप में इनको चुन लिया गया है। बात समझ में आ गई ना। अच्छा, इनकी अगर हम बात करें, ये क्या क्या काम करेंगे, ये राष्ट्रीय गंगा नदी के प्रदूषण संरक्षण कायाकल्प के प्रभावी उन्मूलन के उद्देश्यों को पूरा करेंगे। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये हो रहा है कि जब चाचा चौधरी तो जितने भी बच्चे हैं उन सभी इन कार्टूनों को देखेंगे और ये आपका डायमंड टून, देखो यहाँ पे दिख रहा है, डायमंड टून नदी के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व पर जागरूकता फैलाने के लिए चाचा चौधरी के साथ इस नई टॉकिंग कॉमिक्स लेखन का प्रकाशन करेंगे। कहने का तात्पर्य क्या, एक तरीके से फिर से ये कॉमिक्स के रूप में आ रहे हैं। तो उसका अगर वो बोला जाए तो वो किसके बारे में बताएंगे, नमामि गंगे जो योजना है उसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा कि गंगा को ऐसे है, इसको साफ ऐसे रखा जाए, इसका ऐसे कायाकल्प किया जाए। उन सभी चीज़ों को इसमें इस कॉमिक्स के थ्रू आप लोगों को यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो नमामि गंगे के राजदूत के रूप में अभी हाल ही में किसको चुन लिया गया, तो चाचा चौधरी को इसमें चुन लिया गया है। ठीक है, देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के लिए वेबसाइट लॉन्च की गई है। हिमाचल प्रदेश में 6 नवंबर 2020 को सीएम जयराम ठाकुर ने द्वारा मंडी जिले में अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी नेर चौक के लिए वेबसाइट लॉन्च की है। यह अनुसंधान और चिकित्सा क्षेत्र में एक लंबा रास्ता तय करेगा। विश्वविद्यालय राज्य के मेडिकल कॉलेजों के बीच में बेहतर समन्वय में भी मदद करेगा। यहाँ पर 2021 से यहाँ नीट के लिए काउंसलिंग भी आयोजित की जाएगी। अब देखो इसके मुख्य फैक्ट देख लेते हैं, इसके मुख्य फैक्ट इस क्वेश्चन के क्या क्या हो जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को क्या याद रखना है कि अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, इसके लिए एक वेबसाइट अभी हाल ही में लॉन्च कर दी गई है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, अब आप लोगों को ये पता ही होना चाहिए कि आखिर अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे है। तो इस यहाँ पे बात हो रही है कहाँ के, हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, अच्छा, जब यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की बात आती है तो यहाँ के सीएम कौन हो जाएंगे, यहाँ के सीएम आपके हो जाएंगे जयराम ठाकुर, यहाँ के सीएम हो जाएंगे। बात समझ में आ गई ना। अच्छा, इसके लिए क्या है, एक वेबसाइट इसकी लॉन्च कर दी गई है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, ये अनुसंधान यानी कि रिसर्च और चिकित्सा शिक्षा यानी कि मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में एक लंबा रास्ता तय करेगा। यानी कि रिसर्च और चिकित्सा क्षेत्र में यानी कि मेडिकल एजुकेशन के बाद में एक लंबा रास्ता तय करेगा, यानी उस पे ये काम करने वाला है। इसके बाद में क्या है कि ये विश्वविद्यालय राज्य के मेडिकल कॉलेजों के बीच बेहतर समन्वय में मदद करेगा। अब यहीं पे अगर बात करें, जो 2021 से यहाँ पे नीट के लिए, नीट का मतलब यहाँ पे जो मेडिकल का ऑल इंडिया का एग्जाम होता है उसकी यहाँ पे ये काउंसलिंग भी आयोजित करेगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पे समझ में आ गया कि अभी हाल ही में अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के लिए कहाँ पे वेबसाइट लॉन्च की है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश आया तो हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन हो जाएंगे, जयराम ठाकुर यहाँ पे सीएम हो जाएंगे। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। और देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। और ये तो आप लोगों को लास्ट में बता ही दिया है कि यहाँ पे जो नीट का मेडिकल एग्जाम होगा 2021 में, यहाँ पे काउंसलिंग होने वाली है। मतलब यहाँ पे काउंसलिंग करके आप यहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई को आगे कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और इटली ने 15 समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली के एक अभ्यासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के बाद विभिन्न क्षेत्रों में 15 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षर किए गए समझौते ऊर्जा, हरित ऊर्जा, जहाज निर्माण और मीडिया क्षेत्र में सहित विविध क्षेत्रों में
सहयोग प्रदान करेंगे। शिखर सम्मेलन ने दोनों नेताओं को द्विपक्षीय संबंधों के व्यापक ढांचे की व्यापक समीक्षा करने पर अवसर प्रदान किया। देख लेते हैं इसके मुख्य फैक्ट क्या हो जाएंगे। तो भारत और इटली के बीच में अभी हाल ही में कितने समझौते हुए हैं, तो 15 समझौते जो हुए हैं उन पे क्या हुआ, अभी हस्ताक्षर हो गए हैं। ठीक है, अब अगर इसकी बात करते हैं तो इसके जो समझौते हुए कौन कौन से बेस पे वो समझौते होने वाले हैं। तो आपका सबसे पहले नंबर पे एक तो ऊर्जा हो जाएगा, दूसरा हरित ऊर्जा हो जाएगा, तीसरा जहाज निर्माण, मतलब जो भी आपके एरोप्लेन है उनको बनाने के लिए, और मीडिया क्षेत्र के सहित विभिन्न और अधिक क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करने के लिए यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, और दोनों दोनों नेता हैं ये आपके इटली के हैं और ये कहाँ के इंडिया के हैं। तो दोनों को द्विपक्षीय संबंधों के व्यापक ढांचे की व्यापक समीक्षा करने का अवसर प्रदान किया गया। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई है कि भारत और इटली के बीच में अभी 15 समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। तो उनमें से अगर हम मेन मुख्य समझौते की बात करें तो एक तो ऊर्जा हो जाएगा, हरित ऊर्जा हो जाएगा, जहाज निर्माण और मीडिया क्षेत्र में ये काम करने वाले हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई हो। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने रो पैक्स सेवा शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर 2020 को गुजरात के हजीरा में रो पैक्स टर्मिनल हजीरा के घोघा के बीच रो पैक्स सेवा उद्घाटन करेंगे। वह आयोजन दौरान सेवा के स्थानीय उपयोगकर्ताओं के साथ साथ बातचीत भी करेंगे। हजीरा घोघा रो पैक्स नौका सेवा दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में काम करेगी। यह घोघा और हजीरा के बीच की दूरी 370 किलोमीटर से कम करके 90 किलोमीटर दूरी पे काम करेगा। अब यहीं पे बात करते हैं, ये रो पैक्स सेवा है, ये अभी हाल ही में क्या की है, इसकी शुरुआत की है। तो इसकी शुरुआत आखिर किसने की है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी सेवा की हुई है। ठीक है, अब अगर यहीं पे बात करते हैं और ये कब इसका उद्घाटन किया है, तो ये आपका उद्घाटन हुआ है कितना, 8 नवंबर 2020 को गुजरात के हजीरा में रो पैक्स टर्मिनल और हजीरा और घोघा के बीच में रो पैक्स सेवा का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। अच्छा, इसके बाद आगे देखते हैं, इसकी खासियत की बात है क्या, हजीरा घोघा रो पैक्स नौका सेवा ये दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र के प्रवेश द्वारों में काम करेगी। कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि गुजरात और सौराष्ट्र यानी कि मुंबई की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये आपकी कुल बीच में दूरी कितनी थी, 370 किलोमीटर है। इसको कम करके 90 किलोमीटर की दूरी को ये क्या करेंगे, इसको तय कर देंगे। बात समझ, यानी कि समुद्र के थ्रू इस सेवा को क्या किया गया, लॉन्च किया गया, जहाँ से आप जा सकते हैं अपने जो सामान है, अपना जो व्यापार है उसको आगे बढ़ाने के लिए, दूरी को कम करने के लिए रो पैक्स सेवा की अभी शुरुआत हाल ही में की गई है। तो ये कहाँ की गई है, गुजरात के हजीरा में इसकी शुरुआत की गई है। किन दो स्टेट के बीच में ये काम करेगा, तो एक आपका गुजरात हो जाएगा, दूसरा सौराष्ट्र हो जाएगा। अगर यहीं पे दूरी की बात करते हैं तो दूरी 370 किलोमीटर हो जाएगी, और 370 किलोमीटर दूरी थी, इसको कम करके कितने पे ला दिया गया है, 90 किलोमीटर पे ये ला दिया गया। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। और जो साथी इस चैनल पे नए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरीके के वीडियो के लिए डेली अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, पाठशाला विद गौरव आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा कायाकल्प के 11 और 12 नवंबर 2020 को द्वितीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 वितरण समारोह का आयोजन कर रहे हैं। पुरस्कार उन व्यक्तियों संगठनों को प्रेरित करने के लिए दिए जाते हैं जो जल संसाधन संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। विजेताओं को प्रशस्ति और ट्रॉफी नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। अब देखो, अगर इसकी बात करते हैं तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है राष्ट्रीय जल पुरस्कार की। ये क्या, इसमें अभी आपको पुरस्कार दिए जाने वाले, और ये जो संस्करण है ये कौन से संस्करण की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये संस्करण आपका दूसरा संस्करण यहाँ पे हो जाएगा। अब अगर यहीं पे बात करते हैं आखिर ये कब शुरुआत होने वाली है, तो 11 नवंबर और 12 नवंबर के बीच में ये आपका पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से आपके मंत्रालय कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो आपका जल शक्ति मंत्रालय हो जाएगा, दूसरा जल विभाग हो जाएगा, और तीसरा नदी विकास
और गंगा के कायाकल्प के लिए ये आपके जो मंत्रालय इन सभी आयोग ने, इन सभी मंत्रालय ने आपस में मिलके एक पुरस्कार की घोषणा की। वो पुरस्कार का नाम क्या है? राष्ट्रीय जल पुरस्कार यहाँ पे घोषणा की गई है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? अच्छा, अगर इसकी बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से काम क्या करेंगे, यानी कि जो भी किन लोगों को पुरस्कार ये दिया जाएगा, तो जो लोग जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य इन लोगों ने किया है, उन सभी लोगों को ये पुरस्कार दिया जाएगा। और इस पुरस्कार में क्या क्या होगा कि विजेताओं को प्रशस्ति पत्र से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि एक तरीके का आपका सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ट्रॉफी दी जाएगी और नगद पुरस्कार भी कुछ दिया जाएगा। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। ये राष्ट्रीय जल, अभी क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, राष्ट्रीय जल पुरस्कार का अभी कौन सा संस्करण के पुरस्कार दिए गए? तो आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे संस्करण के यहाँ पे पुरस्कार दिए गए। ये कब शुरुआत हुआ, ये इसकी कब दिए जाएंगे? तो 11 और 12 नवंबर के बीच में दिए जाएंगे। ठीक है, किन लोगों को दिए जाएंगे? जो जल संसाधन संरक्षण का मतलब उनके बचाव देख रेख के बारे में काम करेंगे और उनके प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट के क्षेत्र में जिन्होंने काम किया है, उन लोगों को अभी हाल ही में क्या है, ये पुरस्कार दिए जाएंगे। तो कौन सा हो जाएगा? जल जीवन मिशन। ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का चंदौली जिले की रैंकिंग में शीर्ष पर, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले ने नीति आयोग द्वारा सितंबर के लिए आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किया है। बोकारो और पूर्वी सिंहभूम झारखंड को क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया है। यहाँ पे अगर बात करते हैं आकांक्षात्मक जिलों के कार्यक्रम का उद्देश्य उन जिलों को बदलना है जिन्होंने प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम प्रगति दिखाई है और वे विकास के उदाहरण के रूप में उभरे हैं। अब यहीं पे अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, यहाँ पे बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का जो चंदौली जिला है, यहाँ पे क्या किया हुआ है कि जिले की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर यहाँ पे आ गया है। बात समझ में आ गई ना? यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि नीति आयोग द्वारा आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग में आपका सबसे टॉप लेवल पे, यहाँ पे अगर टॉप लेवल की बात हो रही तो टॉप लेवल पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा चंदौली जिला यहाँ पे होने वाला है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब अगर यही बात करते हैं कि दूसरे नंबर पे बोकारो हो जाएगा और तीसरे नंबर पे पूर्वी सिंहभूम यानी कि झारखंड, ये आपके नाम यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अगर यही बात करते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या फील्ड में जिन लोगों ने काम किया, आकांक्षात्मक जिलों में कार्यक्रम का उद्देश्य उन जिलों को बदलना है जिन्होंने प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम प्रगति दिखाई है और वे विकास के उदाहरण के रूप में उभरे हुए हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर आकांक्षात्मक जिलों की लिस्ट की हम शीर्ष की बात करें तो ये आपका कौन हो जाएगा? ये अपना यूपी हो जाएगा। और अगर सेकंड की बात करें तो बोकारो हो जाएगा और तीसरे नंबर पे पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा, जो कहाँ पे है? झारखंड में स्थित है। बात समझ में आ गई ना? जो लोग यूपी पुलिस यानी यूपीएसआई और यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो सभी लोगों के लिए, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट की किसी भी चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, और जो लोग उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एग्जाम को देख रहे हैं, जैसे आपका यूपीएसआई हो गया, यूपी लेखपाल हो गया, इन सभी के एग्जामों को जो लोग देख रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपका अभी हाल ही में आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग में सबसे टॉप नंबर पे कौन है? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? चंदौली हो जाएगा। अगर यहाँ पे दूसरे नंबर की बात करें तो बोकारो हो जाएगा और तीसरे नंबर पूर्वी सिंहभूम ये हो जाएगा, जो आपके झारखंड में क्या है? स्थित है। और ये जो है, ये आखिर अभी किसने इस रैंकिंग को जारी किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग इसका आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। जैसा आप लोगों को पता, आज का आपको क्वेश्चन ऑफ द डे है, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि नीति आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन है और इसकी स्थापना कब की गई है? नीति आयोग के अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम पे कौन है और नीति आयोग की स्थापना कब की गई? ये आप लोगों को 2 क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि नीति आयोग के प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष कौन है, इसकी स्थापना कब की गई। ठीक है, हाँ, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई ना? उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला है, इसको शीर्ष रैंकिंग में टॉप नंबर पे देखा, किसमें?
आकांक्षात्मक जिलों की जिलों में टॉप ये स्थान मिला हुआ है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया गया। कैंसर के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर दिवस मनाया जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि राष्ट्रीय कैंसर दिवस है ये आपका 7 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। अब यहीं पर बात करते हैं 2014 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की शुरुआत की थी। इसकी शुरुआत कब की थी? 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब अगर यहीं पे बात करते हैं, यह दिन प्रख्यात फ्रांसीसी पॉलिश वैज्ञानिक मैडम क्यूरी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि मैडम क्यूरी हैं, उनके जन्मदिन के रूप में ये दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने रेडियम और पोलोनियम की खोज और कैंसर के खिलाफ लड़ाई में योगदान दिया था। बात समझ में आ गई ना। तो आप लोगों को क्या याद रखना, 7 नवंबर का कौन सा दिवस मनाया? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस यहाँ पे मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी। अगर ये पूछ ले जाए किनके जन्मदिन को उपलक्ष्य में मनाया, तो मैडम क्यूरी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी और कैंसर के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए इनको जाना जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो ये कुछ हमारे सोशल मीडिया हैंडल हैं, यहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। पाठशाला विद गौरव के नाम से आप लोग सर्च करिएगा तो यहाँ भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो जो साथी इस चैनल पे नए हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ समझ में आ सके। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है कि पाठशाला विद गौरव को आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। अगर सच में आप लोगों को बेनिफिट है सेशन लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी बात को रख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। हाँ, तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।